तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 6 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.4। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज से पहले हम देख लेते हैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आएगा सार्व गुणनखंड और सार्वगुणज। तो ये टॉपिक आएगा हमारे पास कि सार्व गुणनखंड क्या होते हैं और सार्वगुणज क्या होते हैं। तो सार्व को इंग्लिश में कहते हैं हम कॉमन और गुणनखंड को मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं तो उनमें गुणनखंड क्या कॉमन होगा, वो होगा सार्व गुणनखंड। और उनमें क्या गुणज कॉमन होगा यानी कि क्या गुणज समान होगा, सार्व होगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ होगा, ये भी लिख सकते हैं हम। तो वो कहलाएगा हमारे पास सार्व या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया कि आपने क्या बताया। तो देखो उदाहरण से भी हम देख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं 4 और 10 ले लेते हैं। चलो, तो 4 के गुणनखंड आप कैसे निकालोगे? 1 गुना 4, 2 गुना 2, बस यही तो होंगे 1, 2 और 4। यानी कि 4 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 1, 2, 4। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 10, 2 गुना 5। तो यानी कि इसके गुणनखंड आ गए 1, 2, 5, 10। अब मैंने आपको क्या कहा कि सार्व गुणनखंड यानी कि जो दोनों में होने चाहिए, दोनों में कॉमन होने चाहिए, यानी कि सार्व होने चाहिए। तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 आ गया। इसमें 2, इसमें भी 2, तो 2 आ गया। तो इसके सार्व गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास? 1 और 2। इसी तरह से आप कोई और संख्या ले सकते हो। जैसे अगर हम यहां पे ले लेते 4, 10, यहां पे 15 और ले लेते, तो इसके क्या आते? 1 गुना 15, 3 गुना 5 और 5 गुना 3, यानी कि बस यही आएंगे। तो 1, 3, 5, 15। अब इन तीनों में अगर बात करें तो सार्व गुणनखंड क्या है? तो इन तीनों में हमारे पास 1 क्या? इन तीनों में सार्व गुणनखंड। तो ये तो आ गया सार्व गुणनखंड। अब दूसरा हमारे पास सार्वगुणज। तो इन्हीं के देख लेते हैं हम सार्वगुणज क्या होंगे। तो आपको क्या करना है? पहले 4 का पहाड़ा लिखना है। 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। इस तरह से लिखेंगे। फिर 10 का 10, 20, 30, 40, इस तरह से। और फिर 15 का 15, 30, 45, 60। और जो पहला गुणज इनका कॉमन आएगा वो हो जाएगा हमारे पास सार्वगुणज, पहला सार्वगुणज। उसके बाद इस तरह से दूसरा सार्वगुणज। देखो यहां पे तो ये बड़ी संख्या है, अगर हम छोटी संख्याओं से समझे कैसे? देखो अगर हमें 3 और 5 का सार्वगुणज बताना है तो क्या होगा? 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सते 21, 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। देखो 15 इसमें भी है, सॉरी यहाँ पे है, तो 15 इसमें भी है और इसमें भी। यानी कि इनका जो सार्वगुणज आया हमारे पास वो पहला क्या आया? 15। फिर दूसरा और देख लेते हैं। तो देखो 15, 5 तिये 15, 5 चौके 20। क्या 3 के पार्टे में 20 आता है? तो आप कहोगे नहीं आता सर। पंजू पंजू 25, 25 भी नहीं आता 3 के पार्टे में। फिर 30 आएगा, 5 6 का 30, यानी कि फिर 30 आ जाएगा। तो 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सार्वगुणज आ जाएगा 3 और 5 के लिए। तो हमने सार्वगुणनखंड निकालना सीख लिया कि कैसे निकालते हैं, यानी कि उन दोनों में क्या कॉमन है, सार्व है। और सार्वगुणज यानी कि इन दोनों में जो अगर हम इसका पहाड़ा पढ़े और 5 का और 3 का पहाड़ा पढ़े तो दोनों में क्या सेम आ रहा है हमारे पास, समान आ रहा है। तो वो हो जाएगा हमारे पास इसका सार्वगुणज। तो सार्वगुणज क्या आगे? 15, 30, 45 और 60, 75। तो इस तरह से चलता रहेगा। अब एक और टॉपिक आता है हमारे पास, सह अभाज्य संख्याएं। क्या आता है? सह अभाज्य। अब आप नाम पढ़कर तो इसको सोचोगे कि ये अभाज्य से संबंधित होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनमें केवल एक गुणनखंड क्या हो? समान हो। जिनमें केवल एक ही गुणनखंड समान हो दो संख्याओं में, तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य। अब कैसे? देखो 8 और 9, क्या इनमें से कोई सी भी संख्या अभाज्य है? तो आप कहोगे नहीं सर, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अब इसके गुणनखंड क्या है? 1,
2, 4 और 8। इसके गुणनखंड 1, 3 और 9। इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है? केवल 1। और यही तो कहा मैंने कि सह अभाज्य वो संख्या होगी जिसमें केवल जो 1 है, यानी कि जो केवल 1 है, वो ही गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि दोनों में केवल एक ही गुणनखंड समान होना चाहिए या फिर सार होना चाहिए। और वो संख्या भी एक ही आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई दो संख्या लोगे जो सह अभाज्य है, तो सभी संख्याओं के गुणनखंड में क्या आता है? एक आता है। तो इसलिए वो संख्या भी जो सार गुणनखंड होगी सह अभाज्य के लिए, वो हमेशा 1 होगी, यानी कि 1 होगी। कैसे? देखो, अगर हम बात करें 10 और 10 नहीं लेते, दूसरी संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 8 और 9 हमने ले लिया। अगर बात करें 15 और 16 की, तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 3, 5, 15। 16 के 1, 2, 4, 8, 16। दोनों में देखो, यहां पे भी हमारे पास दोनों में गुणनखंड क्या कॉमन आया था? 1 आया था। और यहां पे भी दोनों में गुणनखंड क्या है? 1। तो दोनों संख्याएं क्या हमारे पास? ये अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण नंबर 5, हमें 75, 60 और 210 के सार्व गुणनखंड बताने हैं। यानी कि तीनों में क्या गुणनखंड सार्व है, यानी कि समान है। तो 75 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 75, 2 से भाग होगा नहीं, 3 से 25, 5 से 15, उसके बाद 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से भी नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 15 से होगा ये, 15 पंजे 75। यानी कि इसके गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास? 1, 3, 5, 15, 25, 75। अब इसी तरह से 60 के निकाल सकते हैं। 1 गुना 60, 2 गुना 30, 3 गुना 20, 4 गुना 15, 5 गुना 12, 6 गुना 10, 7 से होगा नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 गुना 6। यानी कि देखो 6 गुना 10, 10 गुना 6, तो ये आ जाएंगे इसके गुणनखंड। यानी कि 60 के गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 10, 12, 15, 20, 30, 60, 15, 20, 30, 60। ये आ गया हमारे पास 60 के गुणनखंड। अब उसके बाद 210 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 210, 2 गुना, देखो 10 दूनी 20, 5, 105 आ जाएगा। 2 से 3 सत्ते 21, 70। उसके बाद 4 से क्या भाग हो जाएगा? तो 4 के लिए क्या देखते हैं? इकाई और धाई अंक, यानी कि आखिरी की 2 अंक। तो यहाँ पे 10 क्या 10 भाग होगा? 4 से नहीं होगा। 5 से हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। फिर देखते हैं 6 से, तो 6 × 18, 3, 6 से भी हो जाएगा। देखो 6 × 18, 3, 6 पंजे 30। फिर देखते हैं हम 7 से, तो 7 से हो जाएगा 7 × 21, यानी कि 30। फिर 8 से, 8 दूनी 16, 5, 8 से नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग 9 से भाग नहीं हो रहा। अब देखते हैं 10 से, तो 10 गुना 21। फिर ये 11 से भी नहीं होगा। 12 से, 12 एकम 12, यहाँ पे क्या बचेगा? 8 और 1 9, 12 से भी नहीं। 13 से, 13 एकम 13, 7, 8, 13 से भी नहीं होगा। 14 से देखते हैं, तो देखो 14 एकम 14, बच गए हमारे पास 7, 14 पंजे 70। तो 14 से हो जाएगा ये, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, और 15 से 14 आ जाएगा। तो यानी कि ये आ गए हमारे पास इसके सारे गुणनखंड। तो क्या क्या आया? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210। तो ये आ गए हमारे पास इसके गुणनखंड। अब हमें सार्व गुणनखंड बताने हैं जो इन सभी में समान हो। तो देखो इसमें क्या है? 1, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है।
तो सार्व गुणनखंड लिख सकते हैं हम इनके लिए 1, 3 इसमें है और इसमें है 3, 5 इसमें है, इसमें और इसमें तीनों में है 5, 15 इसमें है, इसमें और इसमें तीनों में 15, उसके बाद 25 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 75 भी नहीं है। तो सार गुणनखंड क्या आ गए 75, 60 और 210 के, ये आगे हमारे पास 1, 3, 5, 7। तो गुणनखंड आपको निकालने आने चाहिए। अगर आपको गुणनखंड निकालने नहीं आते तो आप हमारी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी पहले वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रश्नावली कर सकते हैं, जिसमें गुणनखंड की आपको एक अलग से प्रश्नावली दी हुई है। उसके बाद अगर आप फर्दर मूव करोगे तो यहाँ पे आपको गुणनखंड निकालना क्या होगा, आसान। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 हमारे पास 3, 4 और 9 के सार्व गुणज बताइए, यानी कि जो तीनों के समान गुणज है वो हमें बताने हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं पहले। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पजे 15, 3 छिके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नीम 27, 3 दाया 30। अब 4 का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिका 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नीम 36, 4 दाया 40। अब 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, न्याम 81, 9 दाया 90। अगर आप इसको फर्दर मूव करवाए 3 के पहाड़े को तो यहाँ पे 33, यहाँ पे 36। अब आप खुद देख सकते हो कि तीनों में समान क्या आ रहा है हमारे पास, गुणज सार्व गुणज क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो 36, यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 36। तो सार्व गुणज में आ जाएगा पहले 36, उसके बाद देखो 9 के पहाड़े में आ रहा 36, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा आप पढ़ के देखो। 9 चौके 36, 9 पंजे 45, क्या 45 4 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। फिर 9 छिकी 54, 54 आएगा 4 के पहाड़े में। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कि 12 चौक 48, 13 चौके 52। तो 13 चौके 52 होता है, यानी कि 2 ज्यादा आ गया तो नहीं होगा भाग। फिर 63 वैसे ही नहीं होगा 4 से भाग। फिर 72, यानी कि फिर क्या आ जाएगा 36, 72, फिर 108। तो इस तरह से चलेगा। ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सार्व गुणज। ये कैसे आया एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं 3, 4 और 9, इनमें बड़ी संख्या क्या है 9। तो आप 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, जो संख्या तीनों में आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, सार्व गुणज, पहला सार्व गुणज। फिर आगे देख लो, बस आपको पहली 2 संख्या निकालनी है, यानी कि यहाँ पे कितना 36 का पहाड़ा चल रहा है, तो आगे भी सेम चलेगा। अब देखो 9 चौके 36, 4 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, यानी कि पहला गुणज आ जाएगा 36। फिर अगर आप दूसरा सार्व गुणज निकालोगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 72, यानी कि 36 का पहाड़ा 36 दूनी 72, फिर 36 दिया 108, फिर इस तरह से चलता रहेगा। तो ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज। 3.4 का प्रश्न एक हमारे पास, निम्न के सार्व गुणनखंड बताइए। तो हमें सार्व गुणनखंड बताने हैं। पहला भाग है 20 और 28। देखो 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, फिर 2 से भी भाग हो जाएगा, ये 3 से नहीं होगा, 4 से भी, 5 से भी, 10 से और 20 से। और 28 के 1 से, 2 से, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं, 7 से, और फिर 8, 9, 10, 11, 14 से होगा फिर ये, और फिर 28। आपको आने चाहिए निकालने गुणनखंड। अब हमें बताना है सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके लिए, 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद और कुछ है नहीं है, तो यानी कि 1, 2 और 4 के आगे इसके सार्व गुणनखंड। अब दूसरा भाग 15 और 25। 15, 1, 3, 5, 15 और 25, 1, 5, 25, यहाँ पे कोमा आ जाएगा। तो यानी कि 1, 5, 25 और ये 1, 3, 5, 15, तीनों में, दोनों में सार्व क्या हमारे पास 1 और 5, तो इसके सार्व गुणनखंड क्या आ गए 1 और 5। अब उसके बाद नेक्स्ट सी भाग।
35 और 50, तो यानी कि 1 2 से भाग होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से और 7 से, उसके बाद 35 से, बस ये आएगा हमारे पास। इसके लिए कैसे, देखो 1 गुना 35, 5 गुना 7 और 7 गुना 5, जब भी रिपीट करे यानी कि दोबारा से आए 5 गुना 7 7 गुना 5, तो यानी कि ये क्या आ गया इसके गुणनखंड। तो यहाँ पे तो आ गया हमारे पास 1 5 7 35। अब 50 के लिए देखें तो 1 गुना 50, 2 गुना 25, 3 से भाग होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 गुना 10, 6 से नहीं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से होगा, 10 गुना 5, यानी कि इसके गुणनखंड क्या आ गए 1 2 5 10 25 50। अब आप खुद देख सकते हो कि सार्व गुणनखंड क्या होंगे, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद और कुछ है नहीं है, तो सार्व गुणनखंड क्या आ गए 35 और 50 के लिए 1 और 5। उसके बाद नेक्स्ट डी भाग 56 और 120। 56 को 1 गुना 56, 2 गुना 28, देखो 6 और 5 11, 11 है यानी कि 3 से भाग होगी नहीं, फिर 4 से देख लेते हैं, 14 चौके 56 होता है, 5 से भी नहीं होगा, 6 से, 6 नहीं में 54 होता है, 6 से भी नहीं होगा, 7 8 56, 7 गुना 8 और 8 गुना 7, यानी कि रिपीट कर रहा है यानी कि दोहरा रहा है अपने आप को, तो यहां तक आएगा। तो 56 के गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास 1 2 4 7 8 14 28 56। इसी तरह से 120 के निकालते हैं तो 1 गुना 120, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 5 से भाग करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 6 से 6 गुना 20, 7 से क्या भाग हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 नहीं होगा, 8 से देख लेते एक बार, 8 एकम 8 8 पंजे 40, 15 8 120, 9 से भी नहीं होगा, 10 से 10 गुना 12, उसके बाद 11 से नहीं, 12 गुना 10, यानी कि ये आ जाएंगे इसके गुणनखंड। अब आप खुद देख सकते हो कि दोनों में सार्व क्या हमारे पास 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी कि 1 2 4, उसके बाद 7 इसमें है, इसमें 7 नहीं है, उसके बाद है यहाँ पे 8, इसमें 8 हमारे पास, इसमें भी 8 है यानी कि 8, उसके बाद इसमें 14 है, इसमें 14 नहीं है, इसमें 28 है, 28 भी नहीं है, 56 है, 56 भी नहीं है, तो यानी कि हमारे पास 1 2 4 8 ये क्या आ गए सार्व गुणनखंड आ गए 56 और 120 के। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 है हमारे पास, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 2 प्रश्न जो दूसरा हमारे पास उसमें भी हमें सार्व गुणनखंड बताने हैं। तो पहला भाग है 4 8 और 12। तो देखो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 और 4, 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 4 8, और 12 के 1 2 3 4 और 6 और 12। तीनों में सार्व क्या है 1 1, यहाँ पे 2 2 और 4 4, यानी कि 1 2 और 4 क्या इसके सार्व गुणनखंड। और वैसे भी आप देख भी सकते हो कि ये तीनों संख्याएं 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो यानी कि जो गुणनखंड 4 के होंगे वही क्या होंगे इन तीनों के सार्व होंगे, यानी कि समान होंगे। अब बी भाग देखते हैं 5 15 25। देखो 5 एकम 5, 5 तिये 15, पंजू पंजू 25, 5 से विभाजित हो रही है ये तीनों संख्याएं, तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो 5 के गुणनखंड है वही इन तीनों में समान होंगे या फिर सार्व होंगे। तो 5 के क्या है 1 और 5, इसके भी देख सकते हो आप 1 5 15, इसके 1 5 25, तीनों में सार्व क्या है 1 और 5, तो सार्व गुणनखंड क्या आ गए
इन तीनों के लिए 1 और 5। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। तो अब हमें पहले 3 सार्वगुणज बताने हैं, 6 और 8। तो 6 का पार्टा देखते हैं, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, इस तरह से चलेगा। 8 के लिए 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32। अब आपको पता चल गया, देखो यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, तो पहला सार्वगुणज आ गया 24। उसके बाद दूसरा क्या आएगा 24, उसके बाद दूसरा आएगा 24 का पहाड़ा, यानी कि 24 दूनी 48। वैसे आप देख भी सकते हो, क्या 32 6 से भाग होगा, नहीं होगा, और इसके पहाड़े में भी नहीं आ रहा। फिर 32 40, 40 भी नहीं आएगा, फिर 48 आएगा, दोनों में समान। तो यानी कि बस आपको पहला सार्वगुणज निकालना है और उसके बाद उसका पहाड़ा पढ़ना है। 24 24 दूनी 48, 24 3 72, इस तरह से ये चलता रहेगा। इसका बी भाग 12 और 18। तो देखो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 18 18 दूनी 36। तो पहला सार्वगुणज क्या आ गया, दोनों में 36 आ गया, तो पहला 36, फिर क्या आएगा 72, फिर 108। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। सार्वगुणज क्या आ गया 36 72 108, 12 और 18 के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। तो 100 से छोटी लिखनी है जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। तो पहला सार्वगुणज देख लेते हैं 3 और 4 का। देखो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8, 4 3 12। तो पहला सार्वगुणज क्या आ गया 12। तो 100 से छोटी 3 और 4 के सार्वगुणज क्या होंगे हमारे पास 12, दोनों में 12, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 100 से छोटी 3 और 4 के सार्वगुणज। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। सहभाज्य जिनमें केवल एक गुणनखंड क्या हो, सार्व हो, कॉमन हो, समान हो, तो वो कहलाएंगी सह अभाज्य। तो यहाँ पे पहला भाग है 18 और 35। देखो दोनों में एक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 गुना 18 1 गुना 35। अब देखते हैं, एक देखो 18 के गुणनखंड देखो आप, 1 2 3 6 9 18, और 35 के 1 5 7 35 आएंगे। तो क्या एक के अलावा और कुछ आ रहा है इन दोनों में समान, तो नहीं आ रहा। तो यानी कि ये दोनों क्या है सह अभाज्य है। तो 18 और 35 क्या है सह अभाज्य है। अब इसका दूसरा भाग 15 और 37। अब देखो इसको तो आप देखते ही बता सकते हो 15 और 37, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है और दूसरी संख्या चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य है, दोनों में हमारे पास केवल एक ही गुणनखंड आएगा। तो इसीलिए ये क्या है सह अभाज्य है। क्यों, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है। अगर इसी तरह से आपको दिया होता 20 और यहाँ पे 37, तो भी क्या होती है सह अभाज्य, क्योंकि एक संख्या हमारे पास क्या आ गई यहां से अभाज्य, और अभाज्य का गुणनखंड या तो वो संख्या खुद होती है या फिर 1 होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 37 दूनी यानी कि 74 और 37 दे देता, अब बताओ क्या ये सह अभाज्य है। तो अब आप क्या कहते, तो अब आप कहते कि सर यहाँ पे इसका गुणनखंड 1 भी आएगा दोनों में और 37 भी आएगा, तो यानी कि अब ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इनको। अब देखते हैं सी भाग 30 और 415। देखो ये संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी, ये संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी, और दोनों में एक गुणनखंड तो 1 आएगा और एक 5, यानी कि एक से ज्यादा गुणनखंड सार्व आ गए इन दोनों में। तो इसीलिए ये संख्याएं सह अभाज्य नहीं होंगी। तो 30 और 415 सह अभाज्य नहीं है। अब डी भाग 17 और 68। देखो इसके गुणनखंड तो 1 और 17 है, और इसके मान लेते जो भी गुणनखंड है 17 चौके 68, यानी कि उनमें से एक गुणनखंड 17 तो होगा, आपको पता होगा, क्योंकि 17 चौके 68, तो यानी कि 17 तो एक गुणनखंड है इसका,
और एक एक भी है, तो यानी कि 2 गुणनखंड आ गए, यानी कि ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य नहीं है। अब ई भाग 216 और 215, तो ये संख्याएं सह अभाज्य है या नहीं? तो देखो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनके फैक्टर करके देखोगे, यानी कि गुणनखंड देखोगे, तो केवल एक ही क्या आएगा? कॉमन आएगा, यानी कि सार्व आएगा। तो इसलिए ये दोनों क्या है? सह अभाज्य। अब इसका आखिरी भाग है 5वें प्रश्न का, एफ भाग 81 और 16। 81 और 16, तो 81 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 9। ऐसे नहीं करना तो हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको। देखो 1 गुना 81, 3 गुना 27, 3 के बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से 9। तो यानी कि बस यहीं तक करेंगे हम इसको। तो यानी कि इसके गुणनखंड आ गए 1, 3, 9, 27, 81। और इसके गुणनखंड क्या है? 1, 2, 4, 8, 16। दोनों में सार्व क्या हमारे पास? 1, बस एक ही है सार्व। तो यानी कि ये दोनों क्या है? सह अभाज्य है। अब प्रश्न नंबर 6, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किन अन्य संख्याओं से है सदैव विभाजित होगी? देखो एक संख्या है कोई जो 5 से भी विभाजित है और 12 से भी, तो यानी कि 5 से भी विभाजित है, 12 से भी, तो वो संख्या 5 और 12 के गुणनखंडों से भी विभाजित होगी, यानी कि वो संख्या 1 से विभाजित होगी, 5 से। 12 के गुणनखंड क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो वो संख्या इन सभी जो अंक है उनसे विभाजित होगी। यानी कि अगर कोई भी संख्या 2 संख्याओं से विभाजित है तो वो संख्या उनके गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। देख भी सकते हैं आप, देखो 5, 12 यहां पे आएगा हमारे पास, 60 आ जाएगी वो संख्या। अब 60 आप देख सकते हो 1 से भी विभाजित है, 5 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं अगर कोई संख्या किन्हीं भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर से विभाजित है तो वो संख्या उनके गुणनखंडों से भी क्या होगी? विभाजित होगी। अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? अभी बताया आपको, अगर वो संख्या 12 से विभाजित है तो वो संख्या इसके गुणनखंडों से भी होगी, यानी कि 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से तो है ही है। तो वो संख्या 12 के अलावा उसके गुणनखंड, यानी कि संख्या 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो यहाँ पे ध्यान करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।